हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको लोकायुक्त के बारे में बता दिया हुआ था और आज की दोस्तों क्लास होगी भारत के संवैधानिक इतिहास को लेकर, जिसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना, कहाँ से क्या शुरुआत हुई, अब आपका ये बिंदु चलेगा और इसके बाद कुछ दोस्तों मैं महत्वपूर्ण आर्टिकल पर बात करूँगा और इसके बाद दोस्तों कुछ मैं संविधान संशोधन पर बात करूंगा और बाद में ये आपका जो संविधान वाला जो पॉलिटी मैंने शुरुआत की थी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास क्या था। ठीक, तो दोस्तों अगर बात करें तो आपको मालूम है कि दोस्तों 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, कौन सी कंपनी आई थी? AIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये अपने कार्य कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आगे चलकर दोस्तों क्या होता है जरा देखिएगा। अगर दोस्तों इस वाले पोजीशन की बात की जाए तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं उस टाइम दोस्तों ये बंगाल था ना, बंगाल। और आपको दोस्तों मालूम है ये जो एरिया था उस समय बंगाल था और बंगाल में दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है ना, बांग्लादेश, असम, ये सभी राज्य हुआ करते थे उस टाइम। बहुत बड़ा बंगाल और सबसे समृद्ध क्षेत्र था उस टाइम का बंगाल। ये मतलब क्या था आपको मालूम है दोस्तों, एक तरफ यहाँ से एक नदी ऐसे आती थी, उस नदी का नाम था गंगा, और एक तरफ दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से ऐसे एक नदी आती थी, उस नदी का नाम था ब्रह्मपुत्र। ये आपकी दो नदियां थी। ठीक, और आपको मालूम है दोस्तों दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। तो ये एक तराई क्षेत्र भी था, जिस कारण से दोस्तों ये बंगाल बहुत समृद्ध और उपजाऊ प्रदेश था भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है ना, भौगोलिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी गंगा नदी एक आती थी और दूसरी आपकी दोस्तों कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी आती थी। तो इस कारण से यानी भौगोलिक दृष्टि से ये बहुत आपका उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक, इस कारण से अंग्रेज जो लोग थे वो चाहते थे अगर किसी ना किसी तरीके से बंगाल पर अगर शासन करने को मिल जाए या बंगाल पर इनकी राजनीति में ठीक हस्तक्षेप करने को मिल जाए तो लगभग हम लोग पूरे भारत पर क्या आगे शासन कर सकते। तो अंग्रेज ये चाहते थे। ठीक दोस्तों, तो हुआ दोस्तों ये था कि उस समय उत्तर मुगल काल में बात करें तो जब वहाँ का शासक फर्रुखसियर बनता है दिल्ली में, उत्तर मुगल काल में फर्रुखसियर, तो वो दोस्तों किसी कारणवश से बीमार हो जाता है और उसका इलाज एक अंग्रेज के डॉक्टर ने किया हुआ था, जिस कारण से दोस्तों वो फर्रुखसियर प्रसन्न हो जाता है और वो 3000 रुपए के बदले, ठीक है ना, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है ना, फर्रुखसियर जो उत्तर मुगल काल का क्या शासक था। ठीक दोस्तों, बंगाल को 3000 रुपए के बदले बंगाल में व्यापार करने की क्या अनुमति दे देते हैं। ठीक है ना, फर्रुखसियर शासक की बात करें तो फर्रुखसियर था दोस्तों, ये था। और आगे दोस्तों आपको मालूम है यहीं पर आगे एक युद्ध होता है दोस्तों 1757 में, और ये दोस्तों युद्ध का नाम क्या था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है ना दोस्तों, प्लासी का युद्ध होता है। और दोस्तों ये युद्ध किसके किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों वैसे सिराजुद्दौला, और जिस कारण से किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सिराजुद्दौला ये इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में हार गया था। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको मालूम है इसकी मौसी घसीटी बेगम, ठीक, राय दुर्लभ, अमीर चंद और ये सेनापति, इन सभी ने इसको धोखा दिया हुआ था, जिसमें से सबसे प्रमुख थी इसकी सगी मौसी घसीटी बेगम। ठीक, क्योंकि वो अपने पुत्र को शासन बनाना चाहती थी बंगाल पर। ठीक है ना, तो इस कारण से 1757 में जब ये प्लासी का दोस्तों युद्ध होता है तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेजों की जो सत्ता हो जाती है वो दोस्तों कहाँ पर? बंगाल पर हो जाती है। और उस समय बंगाल बहुत ही समृद्ध आपका क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। और आगे चलकर दोस्तों एक और युद्ध होता है 1764 में, और उस युद्ध का दोस्तों नाम था बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, ये बक्सर का युद्ध 1764 में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध दोस्तों जो ये हुआ था ये आपका था सुजाउद्दीन
सुजाउद्दीन, ठीक है ना दोस्तों, और प्लस शाह आलम सेकेंड, ठीक है ना दोस्तों ये, और दोस्तों मीर जाफर, मीर कासिम, और प्लस अंग्रेजों के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था, जिसमें इस युद्ध में भी क्या अंग्रेज जीत गए थे। ठीक, तो प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने जो बंगाल पर अपनी सत्ता बहुत अच्छे से दोस्तों पकड़ ली हुई थी, और इस बंगाल में इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से इन्होंने हस्तक्षेप किया। किस युद्ध के बाद? प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, बंगाल इनके नियंत्रण में आ गया, और यहाँ पर ये दोस्तों अपना क्या व्यापार करते हैं बंगाल पर। और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो चुकी थी। तो जब अंग्रेजों ने इन दोनों युद्ध के बाद इस बंगाल पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लिया, तो एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये इस पर नियंत्रण तो अंग्रेजों ने कर लिया। अब जो कंपनी होगी इस बंगाल पर शासन व्यवस्था चलाएगी। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए पहली बार इन्होंने नियम बनाना शुरू किए कि इस पर कैसे क्या शासन चलाया जाएगा। और इस नियम के तहत ठीक एक सबसे पहला जो इन्होंने एक्ट दिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, लेकिन उससे पहले दोस्तों क्या था जरा देख लेते हैं एक बार। तो ये थी दोस्तों थोड़ा बंगाल के बारे में कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज और हुई थी। क्या था? उस टाइम में दोस्तों जो हुआ करता था ब्रिटिश संसद। ठीक, ब्रिटिश संसद हुआ करती थी, ब्रिटिश संसद। ठीक है ना दोस्तों, ब्रिटिश संसद जो कानून का निर्माण करती थी। ब्रिटिश संसद किसका निर्माण करती थी दोस्तों? कानून का निर्माण, ये ब्रिटिश संसद। और इस संसद कानून निर्माण को दो पार्ट में बांटा हुआ गया था। ठीक है दोस्तों, एक जो निर्माण ये करेंगे उसका नाम था, एक कानून जो बनते थे वो दोस्तों बनते थे किसके द्वारा लागू होते थे? EIC के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कानून लागू होते थे। एक दोस्तों जो लागू होते थे ब्रिटिश महारानी के द्वारा, ब्रिटिश महारानी। ठीक, ये था, यानी ब्रिटिश संसद थी और यहाँ पर कानून निर्माण का कार्य होता था, जिसमें से एक तरफ थे EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ दोस्तों क्या थी? ब्रिटिश महारानी या ताज, या इनके द्वारा क्या लागू हुआ। ठीक, इनके द्वारा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कानून बनाने की प्रथा चली वो 1773 से दोस्तों रही थी 1857 तक। ठीक, और इसके बाद इधर इनके द्वारा 1858 से 1947 तक। मतलब क्या है दोस्तों? 1773 से 1857 तक जो कानून यहाँ तो बनता था, लेकिन लागू कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC। और इसके बाद जो कानून दोस्तों बनता तो यहीं था, लेकिन कौन लागू करता था? ब्रिटिश महारानी। और ये कब से दोस्तों हुआ? 1858 से 1947 के तहत। ठीक है ना, 1947। इसके द्वारा आपको कौन कौन से दोस्तों एक्ट पढ़ना है? 101 तो पढ़ना 1773 का एक्ट, एक दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, एक आपको दोस्तों पढ़ना 1813 का चार्टर एक्ट, एक दोस्तों आपको पढ़ना 1833 का अधिनियम। ठीक है ना, इसके द्वारा यानी EIC के द्वारा। इसके बाद ब्रिटिश महारानी की दोस्तों बात करें तो इनके द्वारा दोस्तों एक पढ़ना 1858 का अधिनियम, इसके बाद 1909 का दोस्तों, इसके बाद 1919 का, इसके बाद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये आपको देखना है। ठीक, यानी ब्रिटिश संसद दोस्तों जो थी, ये ब्रिटिश संसद कानून का निर्माण करती थी। एक तरफ थी EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश महारानी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1857, और इस टाइम में जो कानून बनते थे वो कौन लागू करता था? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पर ब्रिटिश महारानी की बात करें दोस्तों तो 1858 से 1947 तक यहाँ के बाद जो कानून बनते थे वो कौन लागू करता था? ब्रिटिश महारानी। जिसमें से दोस्तों हमें EIC द्वारा लागू ठीक कौन कौन से अधिनियम बनाए गए EIC कंपनी के कार्यों और निर्माणों के लिए क्या क्या था, जिसमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का, 1813, 1833, ये चीज़ें दोस्तों पढ़नी। ठीक दोस्तों, तो ये आप पहले इतने का दोस्तों क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर दोस्तों बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए आप लोग दोस्तों इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और इसमें दोस्तों क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है तो चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था दोस्तों। भारत में EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, ठीक है ना, के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ठीक उठाया गया यह एक पहला कदम था, जिसे क्या बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक दोस्तों, यानी भारत में EIC के कार्यों को नियमित यानी नियमित रूप से और इस पर नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। और इस एक्ट को दोस्तों क्या कहा गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, इस एक्ट द्वारा भारत में ठीक दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी जो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र के जो शासन प्रशासन होगा इसकी क्या नींव रखी गई पहली बार इस एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में केंद्रीय प्रशासन की दोस्तों क्या नींव रखी गई। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट करें, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। ये है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव की गई। इससे पहले जब दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव आया था तो ये बंगाल का केवल गवर्नर बन के आया हुआ था, लेकिन जैसे ही 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो दोस्तों कौन था, वारेन हेस्टिंग। और ये दोस्तों किस एक्ट के तहत हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। ये दोस्तों काम हुआ था। यानी उस टाइम इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा दोस्तों पॉइंट की बात करें तो जरा इसको भी देखिए क्या था। इस एक्ट द्वारा ठीक है ना दोस्तों, इस एक्ट द्वारा मद्रास और दोस्तों बम्बई के गवर्नर
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अधीन हो गए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा, इस एक्ट द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर, ये जो थे मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले मद्रास, मुंबई और बंगाल सभी का एक अलग अलग क्या दोस्तों हुआ करता था, गवर्नर, और सभी के पास अपनी अपनी पावर थी और उसी में रहकर काम करते थे। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इन्होंने जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक, तो इसका मतलब अब जो बंगाल में गवर्नर था उस पद को खत्म करके गवर्नर जनरल कर दिया। तो इसका मतलब जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर है अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। अब ये पहले तरीके से स्वतंत्र नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि उसके अधीन हो गए, क्योंकि बंगाल में अब पद क्या हो गया, गवर्नर जनरल, और मद्रास और मुंबई के जो अब गवर्नर है उसी के अधीन में रहकर कार्य करेंगे। पहले दोस्तों ये क्या स्वतंत्र थे, अपने कार्य स्वयं करते थे, अब उसके अंडर में रहकर ये काम करेंगे, उसी के अधीन हो गए। ये मतलब है दोस्तों इस लाइन का, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज है, इस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके बाद इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। इसके बाद अगला दोस्तों बात करें, इस एक्ट द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या अधीन हो गए, अधीन हो गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना। चलिए दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो पॉइंट और बचे हुए फिर उसके बाद आगे बात करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते क्या था। तो चलिए बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है ना। इस एक्ट के द्वारा 1774 में दोस्तों कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे ये दोस्तों कौन थे, मुख्य न्यायाधीश उस समय जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्फे है दोस्तों, सर एलिजा इम्फे एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, अब ये 3 दोस्तों कौन अन्य थे, मतलब ये हुआ इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे और 3 अन्य थे। और इन 3 अन्य में दोस्तों नाम क्या था, हाइड लेमेस्टर चैम्बर्स। पहले का नाम दोस्तों था हाइड लिमेस्टर चैम्बर्स। ठीक है ना दोस्तों, ये आपके 3 अन्य थे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। किसके द्वारा 1974 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों, उसी में ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या था, सर एलिजा इम्फे, और अन्य में दोस्तों हाइड लेमेस्टर और चैम्बर्स थे, हाइड लेमेस्टर और चैम्बर्स थे। ठीक है दोस्तों, हाइड लेमेस्टर और चैम्बर्स थे।
ठीक है ना, हाई लेमेस्टर और चैम्बर्स थे। इसके बाद अगला दोस्तों बात करें तो जरा देखिएगा, इसके तहत कंपनी के व्यापारियों को इसके तहत कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था दोस्तों 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके तहत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य में हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स थे। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार और भारत से उपहार और रिश्वत लेने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पहले क्या थी दोस्तों, ये जो कंपनी के व्यापारी थे अपना निजी व्यापार करते थे और भारत से कभी कभार उपहार ले लेते, रिश्वत ले लेते, तो इन चीज़ों पर क्या प्रतिबंध लगा दी गई, रोक लगा दिया गया। और ये एक्ट दोस्तों कौन था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें बातें थी कुछ प्रमुख, तो आप लोगों ने देख लिया हो। तो चलिए दोस्तों पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। कल दोस्तों जब मैं बात करूंगा तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर बात करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और कोई भी अगर दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करिए और हमारी टीम और हम दोस्तों आप ही के लिए बैठे हुए हैं। मुझे आप लोगों की सेवा करनी है, जिस कारण से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।